पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र एवं कार्य, एवं कार्य, समायोजन, जीव जंतु, जीव जंतु एवं वनस्पतियां, एवं वनस्पतियां, अब आप लोग डालिए नीचे राज्य पक्षी, राज्य पक्षी सारस की वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए, आकलन करते हुए बताइए कि इनके आवास के समक्ष प्रमुख खतरे कौन कौन से हैं? आवास के समक्ष मतलब सामने, इनके आवास के समक्ष प्रमुख खतरे कौन कौन से हैं? अब जैसे क्या होगा कि विद्युत लाइन के तार होंगे, सड़क रोड का काम है ना, मानव निवास का होगा, उनके आवास क्षेत्रों में क्या होगी, कमी होगी। ये कुछ ऐसे कारण होंगे जो इनकी वर्तमान स्थिति या इनके लिए खतरा उत्पन्न करेंगे। अब अगर इन खतरों को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो इनकी संख्या क्या होगी, हो जाएगी। इनके लिए संकट की स्थिति कम हो जाएगी। तो लिखते चलिए, क्योंकि ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्या है, राजकीय, और इसकी जो है मानने में रोके कि मारा जा सकता है, वो प्रतिबंधित है। तो प्रतिबंधित क्यों है, क्योंकि क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो इनको रोक करके क्या करना है, क्योंकि इनकी प्रजाति को क्या करना है, इसको संरक्षित करना, बचाए रखना है। जिस प्रकार देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। वैसे ही प्रदेश का राज्य पक्षी, वैसे ही प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। प्रदेश का मोर के मामले में भी प्रतिबंध है ना? तो आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पक्षी, उसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, पूछा जाता है कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। बाघ जो आपका राष्ट्रीय पशु है, उसका भी नाम पूछा जाता है ना? आपका राष्ट्रीय पुष्प है, उसका भी नाम पूछा जाता है ना? तो इसी प्रकार राज्यों और देश के संदर्भ में ये चीजें रखी गई। तो लिखिए आगे, नीचे से लिखिएगा। सारस को IUCN ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑफ नेचर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। कि रेड डाटा लिस्ट में, कि रेड डाटा लिस्ट में, रेड डाटा लिस्ट में असुरक्षित
के रूप में सूचीबद्ध है, असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। फिर नीचे लिखिएगा, सूचीबद्ध किया गया है, नीचे लिखिएगा भारत में लगभग 20,000 सारस हैं, 20,000 सारस हैं, जिनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश में हैं। वर्तमान में इनकी आबादी में कमी देखी जा रही है। सारस मुख्यतः दलदली भूमि, पानी वाले मैदान, कृषि क्षेत्र एवं झीलों में रहते हैं। वर्तमान में मानव द्वारा किए जाने वाले विकासात्मक कार्यों ने इनके आवास के समक्ष निम्नलिखित खतरे उत्पन्न किए हैं। निम्नलिखित खतरे उत्पन्न किए हैं। अब खतरे क्या क्या हैं ये हम लोग देख लेते हैं, है ना। कौन कौन से खतरे होंगे? हैं सड़कों एवं रेल लाइनों का निर्माण, देखिए विद्युत लाइन, वो भी होंगे। सड़कों एवं लाइनों का विकास, है ना, जो विद्युत होंगे, विद्युत लाइन, कीटनाशक और कृषि भूमि में वृद्धि। अगला, कृषि भूमि में वृद्धि, और भी कारण हो सकते हैं। क्या हो सकता है? जलाशय में उसको पटवा करके घर बनाते हैं। वो तो ठीक
ठीक है कि मान लीजिए जल रोग क्योंकि उसमें पाए भी जाते हैं, तो और क्या ऐसी चीज़ है जो इनको प्रभावित करते हैं? इनके आवास, इनके क्षेत्र में क्या होगा? ह्रास होगा। तो लिखिए प्राकृतिक आवास का ह्रास, मतलब कमी। आवास का ह्रास, और भी कोई कारण होगा? मानव के अधिवास क्षेत्र में वृद्धि। देखिए मानव के अधिवास क्षेत्र में वृद्धि, मानव के अधिवास क्षेत्र में वृद्धि। ये कुछ कारण है आपके कि जिसके आधार पे इनकी संख्या क्या होगी? कम होगी। अब जैसे सड़क, रेल लाइन, विद्युत तार जाएंगे तो क्या करेंगे? प्रभावित करेगा। कीटनाशकों का अधिक प्रयोग होगा तो क्या करेंगे? जो चुनते हैं, खाते हैं, उससे क्या होंगे? बीमार होंगे और मर जाएंगे। रेल मान लीजिए कि उड़ रहे हैं या मान लीजिए सो गया विद्युत की लाइनें, तो उससे क्या हो जाएंगे? मृत्यु हो जाएंगे। मान लीजिए जो आपने देखा कि सड़कों पर लाइनों का विकास हो रहा है, तो उससे क्या होगा? नहीं, दबने की बात, तो उससे क्या होगा कि आवागमन की जो प्राकृतिक चीजें हैं वो शोर, अन्य सारी चीजें भी जो है क्या करेंगी? बातें करेंगी, है ना? तो प्रकृति क्या है? प्रकृति में डिस्टर्बेंस होगा ना। जब आप वहाँ करोगे, मान लीजिए प्राकृतिक जंगल या उससे जो है सड़कें क्या हो रही है? जा रही है। रेल लाइनें बिछाई गई है। हर जगह तो ऐसा नहीं है कि जो है कि मानवीय बस्तियों में ही है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी है कि जहाँ जंगलों से भी होकर के या उस क्षेत्र के बगल से होकर भी रेल लाइनें या सड़कें गई हुई हैं। तो वो क्या करेंगे? उस क्षेत्र में क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। जैसे जंतुओं, जैसे आप देखते होंगे कि जहाँ लाइन सफारी या सारी चीज बनाई जाती है, उसके बीच में क्या हो रहा है कि जिससे क्या मानवीय गतिविधियां, मानवीय हस्तक्षेप को कम किया जा रहा है। अगर मानवीय हस्तक्षेप होगा तो उनके आवास को क्या होगा? कमी होगी, है ना? तो इससे प्रभावित होगा, नहीं होगा। ये सारे कारण क्या करते हैं कि इनकी संख्या को घटाएंगे, कम करेंगे। लिख लीजिए आगे। सारक मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्रों के समीप रहते हैं। आर्द्रभूमि तो कल आप लोगों ने पढ़ा है ना, आर्द्रभूमि क्या है? के समीप रहते हैं। वर्तमान में आर्द्र भूमि तालाब एवं अन्य जल स्रोतों के सूखने, जल स्रोतों के सूखने के कारण सारसों के घोंसले बनाने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। के घोंसले, सारसों के घोंसलों के बनाने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। का सामना करना पड़ रहा है। गति तेज तो नहीं बोलने की, लिख ले रहे हो ना? यस सर। क्योंकि ठंड की वजह से थोड़ी स्पीड कम होगी, तो ऐसा तो नहीं कि लिखने में दिक्कत हो रही है। लिख ले रहे हो ना? हाँ, तो 5,000 3 घंटे में तो वो बन जाता है ना कि जल्दी
नीचे लिखिए, इसके अलावा मवेशियों के चरने या रौदने, मवेशियों के चरने या रौदने, जैसे क्या होगा, पैर से क्या होगा, रौद देंगे। रौदने की क्रिया विधि से भी, रौदने से भी सारस के अंडे और घोंसलों को क्या होगा, नुकसान होगा ना, नुकसान पहुंचता है। तथा बाढ़ के समय भी इन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बाढ़ के समय भी इन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नीचे लिखिए, कृषि क्षेत्र में विस्तार तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रयुक्त कीटनाशकों, उर्वरकों द्वारा जहां एक तरफ सारस का आवास क्षेत्र संकुचित हुआ है, सारस का आवास क्षेत्र संकुचित हुआ है, संकुचित मतलब कम हुआ है, संकुचित हुआ है, तो ये भी क्या होगा, जब संकुचित हो कम करेगा ना। आवास क्या होता है, एक बड़ा कारण होता है जंतुओं के विलुप्त होने का, कम होने का। वहीं दूसरी तरफ खाद्य संदूषण भी हुआ है, मतलब खाद्य पदार्थ क्या है, दूषित हुआ है, खाद्य संदूषण भी हुआ है। आगे लिखिए, विद्युत क्षेत्र में विस्तार विद्युत क्षेत्र में विस्तार के कारण सारस के आवास क्षेत्र से निकलने वाली हाई टेंशन लाइनों की चपेट में आने से, हाई टेंशन लाइनों की चपेट में आने से सारस की क्या होगी, मृत्यु होगी। की चपेट में आने से इनकी मृत्यु होती है, सारस की मृत्यु होती है। ऊपर लाइनों से चपेट में आएगी तो क्या हो जाएगी, आगे सड़कों रेल मार्गों के नवीनतम निर्माण, सड़कों रेल मार्गों के नवीनतम निर्माण ने सारस के आवास क्षेत्र को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाता है। भाई जहाँ इनका आवास है, जहाँ रहते हैं, अगर वहां से सड़कें निकलेंगी, रेल लाइनें निकलेंगी तो क्या हो जाएगा, इनके रहने के आसपास क्या हो जाएगा, आगे लिखिए,
मानवीय ग्रहों के विस्तार, गृह माने घर, मानवीय ग्रहों के विस्तार एवं शहरीकरण के कारण सारसों के आवास परिदृश्य में परिवर्तन उत्पन्न हुआ है। सारसों के आवास परिदृश्य में परिवर्तन हुआ है। कैसा परिवर्तन होगा? सकारात्मक या नकारात्मक? नकारात्मक। जब आसपास बढ़ेगा, नगर बढ़ेंगे तो क्या होगा? इनका क्षेत्र कम होगा, तो इनकी संख्या भी क्या होगी? कम होगी, और इनके रहने की संख्या कम होगी, और ये प्रभावित होगी, इनको नुकसान भी होगा। और भी कोई पॉइंट बचा है? देखिए इसमें जो लिखा है, सब हो गया है ना? अब लिखिए नीचे उसी में, हालांकि उपयुक्त आवासीय खतरों को दूर करने के सरकारी प्रयास एवं आर्द्र भूमियों की संख्या को बढ़ाने के समेकित प्रयास से वर्तमान में सारसों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। ये संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। ये आपका कंप्लीट हो। अब ऐसा नहीं कि जितना हमने लिखा है इतना आपको सब याद ही हो, बस ये है अगर इतना याद है तो आप दिखा सकते हो इन्हीं के आधार पे थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हो। तो ये चीजें आप याद रखें, और याद रखेंगे तो आंसर लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास तो पता ही है कि इन चीजों से क्या नुकसान होगा, उसी नुकसान को आपको दिखा देना है, बता देना है, वो आपका आंसर ही। मान लीजिए अभी आपकी प्रारंभिक परीक्षा में इस कारण से कथन कारण पूछ ले, तब भी आप प्रश्न का उत्तर वहाँ दे लोगे कि क्या क्या कारण होते हैं, है ना? अब मान लीजिए आपसे ये पूछा जा रहा हो कि राज्य में पशु पक्षियों के या अधिवास में के कमी होने के कारण जंतुओं के संदर्भ में क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है ना? तो उस पे प्रभाव क्या पड़ेगा? सीधी सी बात है कि उनकी संख्या कम होगी। कुछ ऐसे भी होंगे कि जो विलुप्त की लागत पहुंच जाए, विलुप्त हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाएगा? कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी, उनके लिए क्षेत्र निश्चित किया जाएगा कि जिससे उनकी प्रजातियों को क्या किया जाए, बचाया जाएगा, है ना? और अगर नहीं बचाया जाए, विलुप्त हो जाएंगे तो उनको क्या किया जाएगा? अभी अपने यहाँ हैं तो संरक्षित कर लिया जाए, नहीं तो बाहर से क्या होगा? कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं कि जो बाहर भी नहीं मिलती, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो भारत में ही हैं, और कुछ ऐसी भी है कि जो बाहर से ला करके स्थापित की जाएगी। तो जो अपने यहाँ की धरोहर है, अपने यहाँ की विरासत है, जो अपने यहाँ की प्रजातियां हैं, उनको क्या करेंगे? संरक्षित करेंगे, है ना? तो इन चीजों को हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा ये व्यवस्थाएं स्थापित की जाती हैं। एक और उसी में कर दिया आगे।
जैसे आपसे प्रश्न इस रूप में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जीवों के आवास के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? है ना? तो चुनौतियां तो आपके सामने ही हैं कि कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न करेंगी। जो चुनौतियां हैं उन्हीं को हमें दिखाना है। इन चुनौतियों का समाधान आप कैसे करोगे, इसके लिए क्या उपाय आप बताओगे, ऐसा भी हो सकता है। अब उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली संकटग्रस्त जंतुओं को लिखिए। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले संकटग्रस्त जंतुओं को वर्गीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनके संरक्षण हेतु चलाई जा रही योजनाओं की व्याख्या करें। ये व्याख्या करें। चलाई जा रही संरक्षण योजना की व्याख्या करें। उसी के विषय में आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे क्या होगा, टाइगर प्रोजेक्ट होगा, एलिफेंट प्रोजेक्ट होगा, मगरमच्छ प्रोजेक्ट होगा, ये सारी चीजें क्या की जाएंगी, चलाई जाएंगी, चलाई जा रही है। तो इससे क्या होगा, इनका संरक्षण होगा, है ना। अगर ये ऐसी स्थिति ना होती तो क्यों ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये चीजें विलुप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये रहेंगी ही नहीं। तो जब रहेंगी नहीं तो इससे अच्छा है कि अभी जो है उनको ही क्या किया जाए, बनाए रखा जाए, संरक्षित किया जाए और इसके विषय में जागरूकता पैदा की जाए, जागरूक किया जाए कि जिससे इसका अवैध शिकार या ऐसी चीजों की समस्याओं को कम किया जाए, उनके आवास क्षेत्र को क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए। अगर मान लीजिए आवास क्षेत्र ही खत्म हो जाएंगे तो ये रहेगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ आपका घर से आप घर ना हो तो आप कहाँ रहेंगे, कहीं रहना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या चाहिए, आवास चाहिए। तो उन जंतु के लिए भी तो आवास चाहिए, कहाँ हो रहे हैं। तो जब प्राकृतिक, उनको कैसा चाहिए, प्राकृतिक रूप से चाहिए। हम लोग जैसे मानव है तो उसके लिए कृत्रिम आवास, मानव के द्वारा बनाया गया आवास, है ना। तो वहाँ मानव सर्वाइव कर रहा है। लेकिन जीव जंतु जो हैं, जो बेजान है, बेनुमान है, कि वो बता नहीं सकते, कह नहीं सकते, तो उनके उस अनुसार ही तो स्थितियाँ उत्पन्न करनी होगी, तभी तो वो सर्वाइव करेंगे। और अगर ऐसी अनुकूल स्थितियाँ नहीं होगी तो सर्वाइव कभी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। डार्विन का सिद्धांत ये है, स्ट्रगल ऑफ द फिटेस्ट। तो कहने का मतलब जो सर्वाइव कर पाएंगे वो चलेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो इसमें थोड़ा देखते चलिए। संकटग्रस्त से तात्पर्य है जंतुओं की उन प्रजातियों से है जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिनके लुप्त होने का खतरा है। नीचे लिखेगा जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, अवैध शिकार, तस्करी, शिकार, तस्करी, जीवों के आवासों का विनाश,
तथा संरक्षण की उत्तम व्यवस्था न होने के विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या में कमी हुई है। यदि ये ऐसे ही जारी रहा तो इन प्रजातियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब पूरा आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्थितियां हो रही हैं। एक बार आप उस रसोई से पढ़ें कि क्या लिखा है। संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड, जैसे आपसे पूछा है कि संकटग्रस्त क्या होता है प्रजातियां, तो क्या होता है मतलब कि विलुप्ति के कगार पे हैं, मतलब समाप्त होने की स्थिति है। तो इनके लिए क्या चाहिए? संरक्षण चाहिए। कैसा? अवैध शिकार न हो, तस्करी न हो, यही सारी चीज। आवास जो जहाँ ये रहते हैं आवास की संरक्षित किया जाए, उनका क्षरण न हो, उसको समाप्त न किया जाए, नहीं तो कैसे रहेगा, है ना। तो इसके लिए ये सारी चीजें करनी पड़ेगी कि जिससे ये बने रहे। और ये अगर नहीं है तो जैव विविधता की क्या होगी? हानि होगा। और ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे चीजों को, है ना। जैसे सूक्ष्म कीट, मान लीजिए किसी आप कर रहे हो, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म कीट हैं मृदा में जो मृदा की उर्वरता को क्या करते हैं, जिसे हम आप देखते भी नहीं है, लेकिन ऐसे पाए जाते हैं ना। स्यूडोमोनास, नाइट्रोसोमोनास है, क्लोस्ट्रिडियम, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पाए जाते हैं और वो मृदा की उर्वरता को बढ़ाए। केचुए को आप देखिए, प्रकृति का लोहा कला किसानों का मित्र कहा जाता है। आप उनको देते हो नहीं देते ना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? उसकी उर्वरता को क्या कर रहे हैं? हमारी प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। तो इन सारी चीजों पे जो है जिसे हम आप नहीं जानते उनका भी क्या हो रहा है। मान लीजिए कोई बस आप देते हो स्कैवेंजर्स जो आपके थोड़ा होता है ना, कौवा किसी, तो ये सब क्या होते हैं आपको पता है किसे? तो ये क्या करते हैं? जो खराब पदार्थ होते हैं, जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं, उन्हें क्या करते हैं? खत्म करके क्या करते हैं? पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहता है? प्रकृति का मित्र भी कहा जाता है ना। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है पर्यावरण के लिए, वो हमारे सबके लिए क्या हो रहा है? लाभप्रद हो रहा है। अगर ये न हो तो क्या हो जाएगी? अगल बगल आवासीय क्षेत्र में कहीं होगी तो क्या फैलेगा? महामारी फैलेगी, बहुत सारे रोग होंगे। तो इससे क्या होगा? प्रभावित होंगे नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि पर्यावरण क्या होगा? आपकी परिस्थिति तंत्र क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। और तो इससे इसका एक व्यापक प्रभाव आपके सामने पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। और जो उस समय होगा वही तो फेस करेगा, उसी को तो दिक्कत होगी। वही मान लीजिए ऑक्सीजन आपको ना मिले तो क्या स्थितियाँ होगी? दम घुटने लगेगा। एक समय के बाद क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। उसके कब तक चलेंगे? जब तक ऑक्सीजन नहीं, सांस कहाँ से आए? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो क्या स्थितियाँ होती हैं? क्या हो जाती है? अभी कोयला जला करके 1 घंटे रखो, दरवाजा खिड़की बंद कर दो, देखो क्या स्थितियाँ होती हैं। इसीलिए हो जा रही है कि सांस जो है लेने के लिए प्राणवायु जो है उसकी मात्रा क्या होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी? तो ये सारे कारण होते हैं कि जो स्थितियों को बदल देते हैं। और प्रत्यक्ष रूप से जानते हो, आगे लिखिए इसके। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले डायग्राम बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले संकटग्रस्त जंतु, गंगा नदी डॉल्फिन, नदी डॉल्फिन मतलब गंगे डॉल्फिन जिसे आप कहते हो,
गुलाबी सिर वाला बतख, गुलाबी सिर वाला बतख, ऐसे तीर बना के लिखते चले जाइए, है ना। बंगाल फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन लिख लोगे ना, बंगाल फ्लोरिकन। आधा फाल लापरोग मात्रा, फ्लो कोई चीज होता ना, फ्लोरिकन। हाथी, हाथी एलिफेंट। रेड क्राउंड रूफ टर्टल, रेड क्राउंड रूफ टर्टल, टर्टल माने कछुआ, कछुआ। रूफ टर्टल, एक सींग वाला गैंडा, दलदली हिरण या बारासिंगा, दलदली हिरण का बारासिंगा, हिरण या बारासिंगा, घड़ियाल, घड़ियाल, चीता, इजिप्शियन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, वल्चर माने गिद्ध, वल्चर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विलुप्त के कगार पर, विलुप्त के कगार पर संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु कई प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रजातियों के संरक्षण हेतु कई प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट 73, हाथी प्रोजेक्ट 92, घड़ियाल प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। अब ऐसे कुछ आप एग्जांपल आपने दे दिया कि ये लोग क्या ऐसे क्या किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे इनको संरक्षित किया जाए और इन्हें बचाया रखा जाए। हाथी प्रोजेक्ट 92, टाइगर प्रोजेक्ट 73 में है ना, और वो जो है 92 में, और मगरमच्छ 74 में आपको शुरू किया गया था। ये सारी योजनाएं जो है आपको मिलेगी। पर्यावरण में भी, भूगोल में भी जो पर्यावरणीय भूगोल है उसमें भी आपको मिलेगा, है ना। क्या कोई बात है क्या? आगे लिखिए। इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों
एवं जन भागीदारी के माध्यम से संकटग्रस्त प्रजातियों को संरक्षित एवं उनकी संख्या में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। ये आपका कंप्लीट होता है, ये टॉपिक है ना, इसे बंद कर दीजिए।